हेलो, मैं आपकी प्यारी अवनी शर्मा अजयश्री टाइम से लाइव आपके सवालों के जवाब और एक नया इंटरव्यू लेके फिर हाजिर हूँ। तो दोस्तों, ये इंटरव्यू लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर शोभित गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ एसजीआरआई इन साइकियाट्री डिपार्टमेंट। हेलो सर। हेलो, आपका अजयश्री हाउ आर टाइम्स यू में अपनी? वेलकम है। सर, मेरा आपसे सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि आज आपका इंटरव्यू मैं ले रही हूँ, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी एनकरेज्ड, ठीक है, कि अपनी आप ने हमको अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने व्यूज़ को शेयर कर पाएँ। सो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सर। सो सर, अब फाइनल क्वेश्चन मेरा, मतलब फाइनल आई मीन सीरियस क्वेश्चन अब मेरा आपसे स्टार्ट होता है यहाँ से। सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आजकल टीन्स में बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट हो गया है। तो सेल्फ डाउट से बाहर निकलने के लिए कोई मेडिकेशंस लेनी पड़ती है, या सेल्फ डाउट डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है? देखो, एक्चुअली अब हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक एस्पेक्ट है जो हम सबको समझना है कि एक सेल्फ डाउट एक हमारी पर्सनैलिटी का एक पार्ट हो सकता है, एक हमारे व्यक्तित्व का पार्ट हो सकता है, एक किसी प्रॉब्लम का पार्ट हो सकता है, एक किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से हो सकता है, या क्लिनिकल डिप्रेशन की वजह से हो सकता है। तो उसके लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि एक नॉर्मल सैडनेस और एक डिप्रेशन की बीमारी की में क्या फ़र्क होता है। मान लीजिए एग्ज़ाम में नंबर कम आते हैं, हम डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, हम अपसेट फील करते हैं, हम उसमें सेल्फ डाउट भी होना शुरू हो जाता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कम होना शुरू हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल सैडनेस, नॉर्मल मूड फ्लक्चुएशन का पार्ट बन जाता है। बट यही चीज़ अगर 15-20 दिन बनी रहे, हमारा काम करने में मन नहीं लग रहा है, हम स्कूल जाना बंद कर दिए हैं, अपसेट हो गए हैं, अपने आप को ने लॉक कर लिया है, रो रहे हैं, हमारे को विल टू लिव नहीं है, जीने की इच्छा नहीं हो रही है, बहुत नेगेटिविटी आ रही है, खूब सोच में चले गए हैं, है ना, खूब इमोशनल हो गए हैं, तो फिर वो क्लिनिकल डिप्रेशन है, बीमारी की तरफ चले जाता है। तो इसलिए सेल्फ डाउट के बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं। हाँ, जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, अगर सेल्फ डाउट एक प्रॉब्लम की वजह से, जैसे क्लिनिकल डिप्रेशन की वजह से, अवसाद की वजह से आ रहा है, तो उसमें हम लोगों को फिर या तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो आपके घर पे शुरू हो सकता है, आपके फ्रेंड से शुरू हो सकता है, या फिर अगर मदद नहीं मिल पाती है तो फिर ट्रीटमेंट के द्वारा भी उसे हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि इफ़ किसी की पास्ट हिस्ट्री डिप्रेशन है तो उसे फिर डिप्रेशन हो सकता है, और अगर हो सकते हैं तो उसके सिम्टम्स चेंज होंगे या सेम होंगे, सिमिलर होंगे? देखो, अगर किसी को क्लिनिकल डिप्रेशन है या प्रॉब्लम लेवल पे डिप्रेशन है, जिसमें न्यूरोकेमिकल चेंजेस की वजह से ब्रेन में चेंजेस आते हैं, और किसी को अगर अर्ली स्टेज में होता है, मान लो 24 साल के पहले होता है, तो टेंडेंसीज बन जाती हैं कि वो अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं हुआ है तो वो बार बार आ सकता है। और कभी कभी जो पहले डिप्रेशन होता है उसके लक्षण विद एज चेंज होते हैं। आप जब एडोलसेंस में होते हैं, टीनेज में होते हैं, तो आपके डिप्रेशन की जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो अलग हो सकती हैं, जिसमें आप बहुत इमोशनल होते हैं, कभी कभी बहुत एग्रेसिव होते हैं। बट जैसे ही आप बड़े होते हैं, आप एडल्ट बन जाते हैं, या आप एडोलसेंस से शिफ्ट होकर एडल्टहुड में आ जाते हैं, तब आपके डिप्रेशन की टेंडेंसीज अलग हो सकती हैं, जिसमें आप बिल्कुल गुमसुम हो सकते हैं, चुप हो सकते हैं, किसी से बात नहीं करना। तो इस तरह के पिक्चर चेंज हो सकती है। बट चांसेस हर एक एपिसोड के बाद दूसरे एपिसोड के आने का बढ़ जाता है, अगर पहले एपिसोड को ढंग से ट्रीट नहीं किया गया तो। सर, मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये है कि इफ़ आपका कोई पेशेंट आपके डायग्नोसिस डिसएग्री करता है तो आप उसको क्या रिस्पॉन्ड करोगे? डायग्नोसिस डिसएग्री करता है मतलब बहुत आजकल मेंटालिटी बहुत अजीब है ना, जल्दी से साइकियाट्रिस्ट या इन सब चीज़ों पे लोग बिलीव नहीं करते, या मतलब अजीब सी है, तो उस चीज़ में आप कैसे रिस्पॉन्ड देखो, करोगे? इस इंटरव्यू के थ्रू मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितने भी ये मानसिक प्रॉब्लम्स हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, ये भी हमारे एक शरीर का हिस्सा है। अब किसी की हड्डी टूटती है तो आदमी आयुर्वेदिक, एलोपैथी या होम्योपैथिक या योगा मेडिटेशन से उन हड्डी टूटने को ठीक नहीं कर सकता है। आप जाते हैं तुरंत एक ऑर्थोपेडिशियन में जाते हैं, एक्सरे कराते हैं, फ्रैक्चर लगवाते हैं, फिर आप फिजियोथेरेपी में जाते हैं, फिजियोथेरेपी से आप उसे ट्रेनिंग करते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ अगर आपको मेंटल हेल्थ, ब्रेन हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर बायोलॉजिकल लेवल पे उसे एड्रेस करें, उसका ट्रीटमेंट कराएं, और उसके बाद आप योगा, मेडिटेशन, काउंसलिंग, जो एक तरीके से फिजियोथेरेपी का काउंटर पार्ट होता है, वो उसमें उसको मदद कर सकता है और स्ट्रेंथन करने के लिए।
मगर अगर किसी भी मेंटल प्रॉब्लम को या मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम को हम कच्चा छोड़ देते हैं तो वो अंदर ही अंदर और हमें डैमेज करता जाता है और शायद फिर कभी एक ऐसा पॉइंट भी आता है जिसमें प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं, जिसे हम सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं, जिसमें कि आदमी रियलाइज़ नहीं करता है कि वो क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, उसको शक होना शुरू हो जाता है, वहम में चले जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम उसे एक कॉमन मेंटल हेल्थ इशू के लेवल पे ही डील करके वहीं पे ही उसे एड्रेस करके ठीक कर लें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि साइकियाट्री रिसर्च में कोई भी नई डेवलपमेंट अभी रिसेंटली हुई हो? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवनी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि अब लेटेस्ट ये कहते हैं कि जो माइंड की प्रॉब्लम है या ब्रेन हेल्थ की प्रॉब्लम है या साइकेट्रिक इलनेस है, जिसे काफ़ी लोग जिसकी वजह से साइकेट्रिस्ट में जाना नहीं पसंद करते हैं, यह पूरी बॉडी की प्रॉब्लम मानी जाती है, सिस्टमिक इलनेस जिसे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस हो गया, वो सिस्टमिक इलनेस मानी जाती है। डायबिटीज़ हो गया, सिस्टमिक इलनेस मानी जाती है कि पूरी बॉडी को इफेक्ट करेगी डायबिटीज़। ऐसा नहीं है कि वो आपकी एक बॉडी के एक पार्ट को इफेक्ट करेगी। सेम साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है और इसका जो बेसिस है अब वो इम्यूनिटी के बेसिस की बात हो रही है। अब हम जैसे कोरोना में इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं कि इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो इन्फेक्शंस हो जाएंगे। अब ये बताया जाता है कि साइकेट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी इम्यूनिटी डिसफंक्शन की वजह से ही हैं। तो हमारी दवाइयाँ इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। तो काफ़ी अब रिसर्च ये भी आ रही है कि जो साइकेट्रिक मेडिकेशंस हैं वो आपको कोरोना क्राइसिस से भी बचा के रख सकती है। सो दैट इज़ द लेटेस्ट रिसर्च एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट साइकेट्रिक इलनेसेस। थैंक यू सर। सर जाते जाते मेरे जहन में एक क्वेश्चन और आ गया। सर स्कूल में नॉर्मली हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करने, मारो कुछ भी कर लो वो कभी वो नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं हर चीज़ में, मतलब किसी को भी मार देंगे, वर्क नहीं करेंगे। तो उनके पेरेंट्स क्या करें उसको उनको हैंडल करने के लिए, और वो चीज़ें होती क्या है, मतलब वो ऐसा क्यों करते हैं वो बच्चे? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये। देखिए, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत कंप्लेंट्स लेके पेरेंट्स ऐसे बच्चों के आते हैं हमारे पास, जिसमें कि वो कहते हैं कि जी बहुत शैतान हैं या अत्यधिक शैतान हैं, ये बात नहीं मानते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं या एक जगह नहीं बैठते हैं और इनके नंबर्स कम होते जा रहे हैं, परफॉर्मेंस पिछले 2 साल तक बहुत अच्छा था, अचानक से डिप हो गया है और शायद फिर कभी कभी नशे की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये देखना है कि ये एक ऊपरी सतह की एक प्रेजेंटेशन होती है जिसमें बच्चे आते हैं। इनके अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसको अटेंशन डेफिसिट प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, जो मिस हो जाती हैं कि जिनके बच्चों के बड़े होते जैसे ही वो बढ़ रहे हैं, क्लासेस की डिफ़िकल्टीज़ बढ़ रही हैं और उनका अटेंशन का जो कैपेसिटी है, अटेंशन की जो एक पराकाष्ठा है वो लिमिट क्रॉस हो जाती है। तो वो उसकी वजह से एडजस्ट नहीं कर पाते हायर क्लासेस में। कभी कभी अंडरलाइंग लर्निंग डिसेबिलिटी मिलता है, जिसमें वो मैथमेटिक्स, रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्रेशन में उनके ब्रेन वायरिंग में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाते। बच्चा इंटेलिजेंट तो होता है बट क्योंकि वो पढ़ाई में परफॉर्म नहीं कर पाता है जैसे, तो उसको फिर एक बुद्धू बच्चे की तरफ टैग कर दिया जाता है कि नहीं, बट आप देखेंगे वो बच्चा कंप्यूटर में या गेम से बहुत शार्प होगा। तो इस तरह की डिस्क्रिपेंसी मिलती है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स की तरफ सोचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, रैदर कि उन बच्चों को हम एक प्रॉब्लम बच्चे की तरफ एक टैग कर दिया जाए। तो उसके लिए एक प्रॉपर डिटेल्ड साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है, जो हम लोग कराते हैं और उसमें फिर हमें पता चलता है कि ये सारे विभिन्न कारण निकल के आते हैं जिनको हम प्रॉपर एड्रेस करते हैं। तो ये बच्चे ना तो गुस्से में जाते हैं, ना हाइपर एक्टिव होते हैं और मिनिमम हेल्प से इनकी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हो जाती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारे बोर्ड जैसे सीबीएसई बोर्ड वगैरह नो प्रोविजंस भी दिए हैं, उनको मार्क्स में उनको थोड़ा सा कंसेशन भी मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सर और टीचर्स इस चीज़ों मतलब इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं, कोई एक दो बच्चे ऐसी चीज़ें करें तो टीचर के लिए बहुत इश्यूज हो जाते हैं, तो टीचर्स कैसे हैंडल करें? तो ये तो देखो इम्पोर्टेंट सवाल है और आपने इसका जवाब खुद दे दिया है कि पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चों का और टीचर का रेशो जो हो वो बैलेंस्ड हो, ताकि बच्चों को अटेंशन मिल पाए। इम्पॉर्टेंट है कि जो लास्ट के 10 परसेंटाइल के बच्चे हैं, जैसे 50 बच्चे हैं क्लास में, तो जो लास्ट के 10 बच्चे हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं,
उन पे टीचर ज़्यादा फोकस करें और उन पे ये सब प्रॉब्लम्स के लिए अवेयर रहें। तो टीचर प्रोग्राम्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि टीचर्स को पता होना चाहिए कि नहीं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या स्कोर्स नहीं आ पा रहे हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि बच्चा शार्प नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए अगर टीचर अवेयर रहें, पेरेंट्स से इंटरेक्ट करें और प्रॉपर साइकोलॉजिकल हेल्प स्कूल काउंसलर्स या जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनको इन्वॉल्व करें और स्पेशल एजुकेटर्स को इन्वॉल्व करें, तो ऐसे बच्चे जो लास्ट 10 परसेंटाइल में आते हैं वो शायद फिर फर्स्ट 10 परसेंटाइल में आ जाएंगे। थैंक यू सर, हमारे टीम्स को हम लोगों के क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा हमारे साथ थे डॉक्टर शोभित गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर इन एस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री।